अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे। देश भर में शक्ति की आराधना का महापर्व मनाया जा रहा है। नवरात्र के तीसरे दिन देवी मंदिरों में मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। मां को प्रसन्न करने के लिए देवी दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली से लेकर मुंबई और हिमाचल से लेकर यूपी तक देवी मंदिरों में आस्था की बयार बह रही है। हर ओर भक्तों की बहार है, मां की जय जयकार है। शक्ति की उपासना में लीन है भक्त। आदि शक्ति मां भवानी की कृपा पाने के लिए देवी मंदिरों में भक्तों का सैलाब सा उमड़ पड़ा है। राजधानी दिल्ली में नवदुर्गा के तीसरे रूप मां चंद्रघंटा की उपासना में भक्त लीन दिखाई दिए। नवरात्रि का तीसरा दिन है आज और इस वक्त हम मौजूद हैं मां आद्या कात्यायनी के मंदिर में। पहले बता देते हैं आज किस माता की पूजा होती है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। अपने दर्शकों को मैं एक बार माता के स्वरूप के दर्शन करवाना चाहूंगी। इस स्वरूप के दर्शन करने भक्त देश और विदेश से यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ मां कात्यायनी रूप में विराजमान है। माता की भव्य प्रतिमा यहाँ है, जिसे देखने, जिसका आशीर्वाद पाने लोग दूर दूर से आते हैं। और नवरात्रों में तो यहाँ की रौनक के क्या ही कहने, आम दिनों में भी यहाँ पर काफी भीड़ होती है। माँ से जो भी मांगते हैं उन्होंने हर कुछ दिया है हमारे को। माँ के दरबार में कोई भक्त खाली नहीं जाता। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की उपासना से साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। देवी शक्ति के साथ सौभाग्य, शांति और वैभव का भी वरदान देती हैं। चंद्रघंटा देवी भगवती माँ के चंद्रमा का जो 16 कला जिनके घंटा में विराजमान ऐसी भगवती मां चंद्रघंटा, उनका पूजन करते हैं। आज के पूजन करने से भक्तों के अंदर में कोई विकार नहीं रहता है, विकार से रहित होते हैं। क्योंकि भगवती महारानी शुभ्रता दे दी है। भगवती मां का कृपा पूरे परिवार पर बना रहता है। अतः चंद्रघंटा देवी का पूजन जो भक्त करने के लिए आ जाते हैं, महारानी उनकी सारी मुरादें पूर्ण करती है। धर्म और ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार मां चंद्रघंटा की उपासना से मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए भी फलदायी है। तीसरा दिन है और आज मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। किस तरह का भाव और श्रद्धा है वो आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें श्रद्धालुओं की लगी हुई है। लोग बड़ी दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं, अपनी मन्नत मांगने के लिए माता मनसा देवी के दरबार में पहुंच रहे हैं। आस्था का सैलाब इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे। और खास तौर पर अगर हम बात करें, ये प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर जो लोग हैं बड़ी दूर दूर से अपनी मान्यता और अपनी पूजा के लिए यहां पर पहुंचते हैं। देश भर में मां की आराधना का उत्सव चल रहा है। शहर शहर, गली गली मां के भक्त पूरे भक्तिभाव और उल्लास के साथ मां का जय घोष कर रहे हैं, मां की स्तुति कर रहे हैं। देश के कोने कोने में आस्था की गूंज सुनाई दे रही है। तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। यहाँ नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए भक्तों की टोली कालका मंदिर पहुंची। नवरात्रि के इस पावन मौके पर क्या बच्चे, क्या बड़े और क्या बूढ़े, हर कोई मां की आराधना में लीन दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि देवी दुर्गा को लाल चुनरी बेहद पसंद है। यही वजह है कि भक्त मां के चरणों में लाल चुनरी लेकर पहुंचते हैं। वो माँ है, अपने बच्चों को तो ख्याल रखती है, जैसे माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। वो माँ है, वो जगत जननी है, वो सबका ख्याल रखती है। बहुत अच्छा लगता है। लखनऊ के बड़ी काली मंदिर में श्रद्धालु भक्ति के रंग में सराबोर दिखाई दिए। इस मंदिर में देवी की आराधना के लिए दूर दराज से भक्त पहुंचे हैं।
का नारायणी रूप यहाँ चौक की बड़ी काली जी मंदिर में देखा जा सकता है, क्योंकि नवरात्र के पूरे 9 दिन यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। आज मां चंद्र घंटा की पूजा अर्चना हो रही है और इस अवसर पर भी हम देख रहे हैं कि देवी का जो स्वरूप है लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है, यानी नारायणी स्वरूप में है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि भक्तों को एक अलग तरह का आनंद हो रहा है, अलग तरह की अनुभूति हो रही है। अगर मां चंद्र घंटा की हम बात करें, तृतीय दिन उनकी पूजा होती है नवरात्र के। मां को कहा जाता है कि लाल रंग विशेष प्रिय है, इसलिए लाल रंग का जो सामान है, चाहे वो गुड़ हो या लाल साड़ी हो या चुनरी हो, वो चढ़ाई जाती है। और भक्त भी हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि नवरात्र में लाल रंग पीला रंग बहुत प्रिय मां को माना जाता है, तो उसी तरह के वस्त्रों में यहाँ आए हैं। क्योंकि 9 दिन का ये पूरा आयोजन होता है, उत्सव का माहौल होता है और घरों में तो लोग पूजा करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ इन सिद्ध मंदिरों में आकर भी पूजा अर्चना करते हैं। बताया जाता है कि बड़ी काली जी मंदिर का इतिहास करीब 700 साल पुराना है। जिन काली मां की यहाँ पूजा होती है, असल में वो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा है। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में मां के दर्शन के लिए लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। मंदिर में जब मां की आरती शुरू हुई तो वहां मौजूद हर भक्त मां की आराधना में जैसे रमा हो। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर जो कि प्रख्यात और प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, वहां पर लोगों का तांता जो है वो देखते हुए नजर आता है। लोग लगातार भारी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने अपनी मन्नत लेकर मां मुंबा देवी के चरणों में पहुंचते हैं। मां का हर रूप अलौकिक है, हर स्वरूप अद्वितीय है। कहा जाता है कि जो कोई सच्चे मन से मां की आराधना करता है, मां उसकी मुराद जरूर पूरी करती है। बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाती है, शक्ति देती है और मां को पीले वस्त्र बहुत पसंद है। तो यहाँ पर भक्त मां की पूजा कर रहे हैं और यहाँ जो भक्त आए हैं उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर आप आई हैं और मां से क्या मांगा है, क्या मान्यता है यहाँ पर। यहाँ पे यही मांगे हैं कि मां मेरी परिवार को सबको सुख शांति दीजिए और सबको अच्छे से रखिए, देश में भी शांति रहे। और देख सकते हैं यहाँ पर अति प्राचीन मंदिर माता सौभाग्य गौरी का स्थित है। यहाँ सुबह तड़के से ही भक्त दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। बनारस के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से दुर्गा स्वरूपों के मंदिर हैं, उसी तरह खास तौर से जो इस चैत्र नवरात्र में पूजे जाने वाली गौरी स्वरूपों की पूजा होती है, उनके भी मंदिर स्थित हैं और यहाँ गौरी के भी दर्शन की विशेष मान्यता है। उत्तराखंड के खटीमा में भी देवी दरबार भक्तों से पटा पड़ा है। यहाँ मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आ रहे हैं। कहा जाता है कि पूर्णागिरी माता के दर्शन भर से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। चैत्र नवरात्रि के पावन मौके पर देश भर में आस्था की ऐसी ही बयार बह रही है। चैत्र नवरात्रि के पावन मौके पर देश भर में आस्था की ऐसी बयार बह रही है कि हर भक्त देवी के दरबार में खींचा चला आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र का चौथा दिन मां कुष्मांडा की आराधना का दिन होता है और मान्यता यह है कि मां कुष्मांडा संसार के कष्टों को और संकटों को दूर कर देती है। मां कुष्मांडा को ज्ञान, विद्या, बुद्धि की देवी माना जाता है। कहते हैं मां कुष्मांडा की सच्चे दिल से पूजा की जाए तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
मां कुष्मांडा की उपासना का महत्व क्या है, किस विधि विधान से मां की आराधना करें और ताकि मां हमें खुशियां और सौभाग्य का वरदान दें, ये बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र पाटिल। देखिए, नव दुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है और नवरात्र के चौथे दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को माता कुष्मांडा का पूजन होता है। इन्हें कुष्मांडा कहते क्यों हैं? अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा हुआ। स्मित हंसी के कारण इनके ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और इसलिए इनको कुष्मांडा कहते हैं। ये अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। आपके हृदय के बीचों बीच में एक बिंदु है, एक चक्र है, वो है अनाहत चक्र। ये अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। मां की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए कहीं कहीं पर माता कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कहते हैं कुम्हड़े को, और इन्हें कुम्हड़ा अर्पित किया जाता है। कुम्हड़ा इन्हें विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए भी इन्हें कुष्मांडा कहते हैं। ज्योतिष में इनका संबंध बुध नामक ग्रह से माना जाता है। जैसा हम आपको रोज के कार्यक्रम में बता रहे हैं कि नवरात्रि के 9 दिन हर दिन आपको एक अलग वरदान मिलेगा और हर दिन एक ग्रह की बाधा समाप्त होगी। तो नवरात्रि के चौथे दिन आपको वरदान मिलेगा प्रखर बुद्धि का, शार्प ब्रेन का, और नवरात्रि के चौथे दिन ग्रहों में बुध नामक ग्रह कंट्रोल हो पाएगा। बुध नामक ग्रह की समस्या से आप छुटकारा पा सकेंगे। तो अगर आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि आपको बुध की समस्याएं परेशान कर रही हैं, या मानसिक रूप से मस्तिष्क के हिसाब से या ब्रेन के हिसाब से कोई दिक्कत है, तो आप नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा अवश्य कर लीजिएगा। हरे वस्त्र धारण करके माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। हरे वस्त्र धारण करके माता कुष्मांडा की पूजा करें। पूजा के दौरान माता को हरी इलायची, सौंफ या कुम्हड़ा ये आप अर्पित करें। इसके बाद उनका मुख्य मंत्र है ओम कुष्मांडा दैव्ये नमः। ओम कुष्मांडा दैव्ये नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना चाहिए। अगर आप माता कुष्मांडा की पूजा से विशेष लाभ उठाना चाहते हैं तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से भी आपको ज्यादा फायदा होगा। और माता कुष्मांडा की जब आप पूजा करें तो कोशिश करें कि हरी वस्तुओं से उनकी पूजा करें। हरी वस्तुओं से पूजा करना ज्यादा लाभकारी होगा। और जो लोग खास तौर से ब्रेन की समस्याओं से, मेंटल डिप्रेशन से परेशान हैं, चीजों को याद नहीं रख पाते, चीजों को भूल जाते हैं, या जो लोग चाहते हैं मैं खूब पढ़ाई करूं, खूब चीजों को याद रख पाऊं, ऐसे तमाम लोगों को माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। आस्था और भक्ति के इन तमाम रंगों को देखने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं मौसम का रंग, या कहें कि मौसम का मिजाज, जो बीते कुछ दिनों से बदला हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। हालात ये हैं कि मार्च के इस महीने में भी पारा लुढ़कने से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले वीकेंड पर भी देश के कई राज्यों में इसी तरह का मौसम रह सकता है, यानी कि बारिश हो सकती है। साथ ही आईएमडी ने अपने अलर्ट में आंधी के साथ ओले गिरने की संभावना भी जताई है। पूरब से लेकर पश्चिम
और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इन दिनों लोगों को मौसम का ये मिजाज खूब रास आ रहा है। कहीं आसमान में काले घने बादलों का डेरा है तो कहीं बारिश की बूंदें राहत बनकर बरस रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आई ये तस्वीरें मौसम के बदलते मिजाज की वानगी भर हैं। गुड न्यूज ये है कि मौसम की ये मेहरबानी देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक देखने को मिल सकती है। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां लोगों के दिन की शुरुआत खुशगवार मौसम के साथ हुई। कामकाज के लिए घरों से निकले लोगों को हल्की बूंदाबांदी का सामना करना पड़ा, जबकि कुछ लोग तो परिवार संग सैर सपाटे के लिए निकल पड़े। दिल्ली एनसीआर के मौसम ने अचानक से एक बार फिर से जो है वो करवट ले ली है। कई इलाकों में सुबह के वक्त हल्की हल्की बारिश ने मौसम को एक बार फिर से सुहाना कर दिया है। पिछले दिनों वीकेंड पर भी इसी तरीके का मौसम जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर देखने को मिला था। कई इलाकों में जबरदस्त बारिश जो है वो हुई थी और उसके बाद अब एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के मौसम ने करवट ली है। दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में अचानक से तब्दीली जो है वो देखने को मिली है। इंडिया गेट पर हमारी इस वक्त मौजूदगी आप देख सकते हैं कि लोग बाग मौसम का जो है वो लुत्फ उठाते हुए इस वक्त जो है वो नजर आ रहे हैं। दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी बीते कुछ दिनों से कमोबेश मौसम का यही मिजाज बना हुआ है। चंडीगढ़ से आई ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। बारिश के साथ आसमान में बादलों की चहलकदमी लगातार देखने को मिल रही है। वहां के मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों तक बारिश का ये सिलसिला जारी रह सकता है। क्या अभी आने वाले 24 से 36 घंटे मौसम कैसा बना रहेगा? देखिए, जो आने वाले जो 24 घंटे हैं उसमें हमारा बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कल से हमारा जो है रेनफॉल एक्टिविटी में काफी रिडक्शन देखी जाएगी और उसी के साथ हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी राइज करना स्टार्ट कर जाएंगे। जो करंट मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हमारे नॉर्मल से 1 से 2 डिग्री बिलो नॉर्मल टेम्परेचर चल रहे हैं। पर हमने देखा था जैसे कि फरवरी के महीने में काफी गर्मी थी और मार्च की स्टार्टिंग में भी काफी गर्मी थी। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को इफेक्ट किया है, इसके चलते हमको गर्मी से तो राहत मिली है। लेकिन देश के कुछ हिस्सों में ये बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई, जिसकी एक तस्वीर राजस्थान के सीकर जिले में देखने को मिली। वहां कुछ घंटे की बारिश से सड़कें और अंडरपास पानी से भर गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि यात्रियों से भरी एक बस पानी से भरे अंडरपास में फंस गई। आनन फानन में कुछ यात्री बस की छत पर चढ़े, जबकि कुछ लोग बस की खिड़कियों से लटके हुए दिखाई दिए। बस के फंसे होने की सूचना मिलते ही वहां एक ट्रैक्टर लाया गया, जिसकी मदद से इस बस को खींचकर अंडरपास से निकाला गया। तब जाकर बस में सवार लोगों ने राहत की सांस ली। उधर दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के मदुरई शहर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। वहां जोरदार बारिश के बाद शहर में जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया, जिसका असर गाड़ियों की रफ्तार पर दिखाई दिया। चाहे 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर गाड़ियां, सबको इस जलजमाव के संकट से जूझना पड़ा। हालांकि राहत की बात यह है कि इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मार्च के महीने में ये बारिश देखने को मिल रही है, यानी कुल मिलाकर वीकेंड की शुरुआत हो रही है और लोगों के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस रिपोर्ट में देश के मैदानी इलाकों में मौसम का हाल और पूर्वानुमान जानने के बाद अब देश के पहाड़ी राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किस तरह का मौसम है वो भी आपको दिखाते हैं। कल 24 और 25 में जब जाते हैं, आप अगले 2 दिन देखें तो 24 की शाम रात से जो है जो थंडर स्टॉर्म और रेन की एक्टिविटी है वो प्रदेश में मिलेगी। तो हालांकि हल्की से मध्यम तक की ही एक्टिविटी है, तो मैं ये कहूँगा कि अनेक जगहों में कल जो है हल्की मध्यम दर्जे तक की जो रेन थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है वो प्रदेश में रहेगी। इसी तरह जब आप 25 को जाएंगे तो उसमें भी जो है अनेक जगहों तक में हल्की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या बहुत हल्की वो 25 को भी दिखेगी। साथ ही जो थंडरस्टॉर्म है तो उसमें कहीं कहीं जो ओलावृष्टि है उसकी संभावना है, तो उसके लिए थोड़ा हमने वार्निंग डाली है कि जो लाइटनिंग है या हेल स्टॉर्म है या आप एक ओलावृष्टि है तो वो जो है आपको 24 और 25 में इन 2 दिनों में कहीं कहीं पर हिल्स में या इवन प्लेन्स में भी तो उसके मिलने की भी संभावना है एका दुक्का जगहों के आसपास जो है वाइड स्प्रेड जो है रेनफॉल होगा और स्नोफॉल भी जैसे ऊपर के जिले में चंबा है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, शिमला, कुल्लू, इनके कुछ एरियाज में जो बर्फ होने की संभावना है।
और इस बार जो है ये भी संभावना है कि हेल स्टॉर्म भी जो है मिड हिल्स के जिले हैं जहां पर आमतौर पर हेल स्टॉर्म देखने को मिलती है, वहां हेल स्टॉर्म भी हो सकता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर में फिर फॉल आएगा 24 और 25 के आसपास, क्योंकि आने वाले दिनों में अब मौसम फिर से खराब रहने वाला है। क्या कितना दिन तक ये खराब रहेगा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपके? देखिए, पश्चिम विक्षोभ का असर जो है 23 रात को शुरू होगा और फिर 24 में तो बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा और प्रदेश में लगभग सब जगह बारिश की संभावना है। 25 में भी इसका असर रहेगा, फिर 26-27 में फिर कम है, लेकिन 29-30 में फिर हल्का सा फिर से एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, तो फिर से टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की संभावना कम है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की, जिसका इंतजार पिछले कुछ हफ्तों से पूरे काशी को था। करीब 4 महीने बाद चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। वाराणसी के दूसरे पड़ाव पर प्रधानमंत्री ने डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के मैदान में बने मंच से वाराणसी को 1780 करोड़ रुपए की सौगात दी। करीब 1800 करोड़ की 28 परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को रफ्तार देने के लिए देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की नींव भी उन्होंने रखी, जिसका इंतजार काशी वासियों को लंबे समय से था। करीब 664 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस रोपवे की वजह से कैंट से गदौलिया की दूरी महज 16 मिनट में तय हो पाएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी वासियों से अपना नाता भी जोड़ा। उन्होंने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ भोजपुरी में भाषण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। उनके मुताबिक आज जो भी काशी आता है वो यहां से नई ऊर्जा लेकर जाता है। प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण से दुनिया के मंत्रमुग्ध होने का भी जिक्र किया। साथियों, आज काशी में पुरातन और नूतन दोनों स्वरूपों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। मुझे देश विदेश में मिलने वाले लोग बताते हैं कि वो किस तरह विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण से मंत्रमुग्ध है। लोग गंगा घाट पर हुए काम से प्रभावित है। हाल ही में जब दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज हमारी काशी से चला, उसकी भी बहुत चर्चा हुई है। 1 साल के भीतर 7 करोड़ से अधिक पर्यटक काशी आए। और आप मुझे बताइए, ये जो 7 करोड़ लोग यहां आ रहे हैं, वो बनारस में ही तो ठहर रहे हैं। वो कभी पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, कभी जलेबी लौंगलता का आनंद ले रहे हैं, वो कभी लस्सी का पान ले रहे हैं, तो कभी ठंडई का मजा लिया जा रहा है। और अपना बनारसी पान, यहां के लकड़ी के खिलौने, ये बनारसी साड़ी, कालीन का काम, इन सब के लिए हर महीने 50 लाख से ज्यादा लोग बनारस आ रहे हैं। साथियों, वाराणसी में आसपास के शहरों से, दूसरे राज्यों से लोग अलग अलग काम से भी आते हैं। वर्षों से वो वाराणसी किसी एक इलाके में आते हैं, काम खत्म करके रेलवे या बस स्टैंड चले जाते हैं। उनका मन होता है बनारस घूमने का, लेकिन सोचते हैं इतना जाम है, कौन जाएगा। वो बचा हुआ समय स्टेशन पर ही बिताना पसंद करते हैं। इस रोपवे से ऐसे लोगों को भी बहुत फायदा होगा। भाई और बहनों, ये रोपवे प्रोजेक्ट सिर्फ आवाजाही का प्रोजेक्ट भर नहीं है। कैंट रेलवे स्टेशन के ऊपर ही
रोपवे का स्टेशन बनेगा ताकि आप लोग इसका सीधा लाभ ले सके। ऑटोमेटिक सीढ़ियां, लिफ्ट, व्हीलचेयर रैंप, रेस्ट रूम और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी वहीं उपलब्ध हो जाएगी। रोपवे स्टेशनों में खाने पीने की सुविधा, खरीदारी की सुविधा भी होगी। ये काशी में बिजनेस और रोजगार के एक और सेंटर के रूप में विकसित होंगे। और बात आईआईटी मुंबई के छात्रों की, जो पर्यावरण के लिहाज से स्मार्ट हाउस तैयार करा रहे हैं। दरअसल देश में पिछले कुछ सालों में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है। ऐसे में प्रदूषण को कम करने के लिए नए नए तरीके भी इजाद किए जा रहे हैं और इन्हीं तरीकों में इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है और इस पर ज्यादा जोर भी दिया जा रहा है। पर्यावरण बचाने के लिए देश में इको फ्रेंडली घरों का भी चलन अब बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने एक इको फ्रेंडली घर बनाया है, जिसके लिए न तो आपको बिजली का खर्चा उठाना पड़ेगा और न ही पानी का। शुद्ध हवा भी मिलेगी और सूरज की रोशनी भी। ये घर अभी आकार ही ले रहा है, लेकिन जब पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो यकीन मानिए सबके सपनों को सच करने जैसा होगा। दरअसल ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली घर होगा, जहां ना आपको बिजली का खर्चा उठाना है और ना ही पानी का। शुद्ध हवा और सूरज की रोशनी अलग से मिलेगी और आपके लिए ऐसा इको फ्रेंडली स्मार्ट घर बनाने की तैयारी में जुटे हैं आईआईटी बॉम्बे के छात्र। हम आईआईटी बॉम्बे परिसर में अभी खड़े हैं और आईआईटी बॉम्बे परिसर में ये इको फ्रेंडली हाउस जो है ये आईआईटी के बच्चों द्वारा बनाया गया है। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो दीवारें हैं वो सीमेंट और ईंटों से नहीं बल्कि जो एग्रो वेस्ट होता है उससे बनाई गई हैं। वहीं इस घर में सारे इको फ्रेंडली चीज़ों का ख्याल रखा गया है जिससे इस घर को बनाया जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पर ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे जब ये पूरा घर बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं पानी जो होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है जब घर बनाया जाता है, तो पानी को किस तरीके से कम यूज करना है उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। रिसाइकल किया जाएगा पानी को घर बनाते समय, इसके लिए भी सिस्टम्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट इस पूरे घर में बनाने के लिए लगाया गया है वो है नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो वाटर और नेट जीरो कार्बन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो वाटर और नेट जीरो कार्बन कॉन्सेप्ट क्या है, तो इन छात्रों से ही इस कॉन्सेप्ट के बारे में विस्तार से सुनिए। सबसे पहले जानते हैं नेट जीरो एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अगर आप सोच रहे हैं कि बारिश के दिनों में बिजली का इंतजाम कैसे होगा, इसका इंतजाम भी है इनके पास। सीमेंट का यूज़ यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन में कर रहे हैं, जहाँ पे हम रफ फुटिंग बोलते हैं वो यूज़ किया है इसीलिए। एंड बाकी जो है हम जहाँ पे पानी वॉशरूम्स है, जहाँ पे हम लोग बैटरीज रख रहे हैं, वहाँ पे सेफ्टी इश्यूज़ के लिए हम लोग सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो हमारे वॉल्स है वो इको बोर्ड से बने हैं, दैट इज़ मेड फ्रॉम एग्रो वेस्ट। तो हमारा जो गन्ना होता है, गन्ने को हम लोग कंप्रेस करके बनाते हैं ये बोर्ड्स। और इंसुलेशन के लिए, ताकि मतलब हम लोग जो बाहर जो टेम्परेचर है और अंदर का टेम्परेचर, घर का टेम्परेचर, उसको अलग कर सके, उसके लिए हम लोग ग्लास वॉल यूज़ करते हैं जो ओवन स्कोरिंग दे रहा है हमें। सो इस तरह से हम लोग जो दीवार है उसके लिए सीमेंट यूज़ नहीं कर रहे, ना ही ईंटें यूज़ कर रहे, और हम लोग वुड से बेसिकली हम लोग घर बना रहे हैं। अब नेट जीरो कार्बन का कॉन्सेप्ट समझिए। घर बनाते टाइम या घर के ऑपरेशनल पीरियड में बहुत सारा कार्बन एमिशंस होता है, CO2 एमिशंस होता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो उसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करें और ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करें जिससे घर में ना बनाते टाइम और जो घर बनने के बाद जब घर चल रहा है उस टाइम पे जो भी कार्बन एमिशंस हो वो सारा हम और ओवरऑल जीरो कर पाए। इस घर में सीमेंट का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है। दीवारों पर सीमेंट की जगह एग्रोवेस्ट का इस्तेमाल हुआ है।
फिलहाल प्रयोग के तौर पर ये घर IIT बॉम्बे परिसर में ही तैयार हो रहा है। बाद में इसे अलग अलग लोकेशन पर बनाने की भी तैयारी है। इन्हें सरकार और अलग अलग संस्थानों से फंड भी मिल रहा है। ये घर बनकर तैयार होगा तो बतौर मॉडल इसे यूएस में आयोजित होने वाली डेकाथलॉन प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया जाएगा। इस घर में बाकी सारी जो चीजें हैं वो एप्लीकेशन द्वारा भी चलाई जाएंगी। तो ऐसे में भारत के लिए या मुंबई के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो जाता है, जिसको ये बच्चे यूएस में जल्द ही रिप्रेजेंट करेंगे। कैमरामैन मंदार चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। और अब एक ऐसी खबर आपको दिखाते हैं जो बीते कुछ घंटों में लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। यूं तो सियासत और बॉलीवुड का गठजोड़ बहुत पुराना है, लेकिन जब कोई ऐसी नई तस्वीर सामने आती है तो बन जाता है एक नया फसाना। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ जब लोगों ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को एक साथ वक्त बिताते देखा, या कहें कि डिनर करते देखा। अब ऐसे में लोग कुछ तो कहेंगे। देखिए, जब परिणीति पर सवाल उठाया गया तो राघव चड्ढा ने किस अंदाज में उसका जवाब दिया। हेलो सर। हेलो ये तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पर छाई हैं। इन तस्वीरों को लेकर खूब चर्चा भी हो रही है। वैसे सियासत में बॉलीवुड और बॉलीवुड में सियासत का मेल कोई नई बात नहीं, लेकिन जब इस मेल की कोई नई तस्वीर सामने आती है तो सुर्खियां तो बन ही जाती हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की तस्वीरें बॉलीवुड सियासत के तालमेल की सबसे ताजा बानगी है। दोनों को साथ देखने के बाद लोगों के जहन में इन्हें लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, और जब राघव चड्ढा का पत्रकारों से सामना हुआ तो उनसे इस बारे में सवाल भी पूछ लिया गया, लेकिन राघव ने भी सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी की तरह इस सवाल का जवाब दिया। मुझसे राजनीति के सवाल करिए, परिणीति के नहीं। अब ये भी समझ लीजिए इन दोनों को लेकर तमाम तरह की बातें क्यों हो रही हैं। राघव और परिणीति को मुंबई में गुरुवार शाम एक रेस्टोरेंट के बाहर देखा गया था, तभी से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। फिलहाल राघव चड्ढा ने इस गॉसिप पर यह कहकर विराम लगा दिया है कि राजनीति पर चर्चा कीजिए, परिणीति पर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।